सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पूरा देश एक ऐसे चेहरे के तौर पर आपको देखता है जो राजनीति में नहीं आना चाहता था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब राजनीति में आया तो दरअसल राजनीति का ट्रेंड बदल दिया उस चेहरे ने। सबसे बड़ा स्टेक अरविंद केजरीवाल का, हाईएस्ट स्टेक दिल्ली के चुनाव में दांव पर लगा है क्या? वो टैग जो आम आदमी का था, जो देश के करोड़ों लाखों लोगों ने आम आदमी की टोपी पहनी थी, झोले पर, ऑटो रिक्शाज पर, सब जगह एक आम आदमी छपवा दिया गया था और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल एक नायक के तौर पर था। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मेरा कुछ भी स्टेक पे नहीं है, इन सब लोगों का स्टेक पे है। ये आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। किसी ने पूछा कि केजरीवाल जी आप हार गए तो क्या होगा? वैसे तो हार नहीं रहे। लेकिन अगर हार गए तो इनके बच्चों की 18 लाख बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? जो बड़ी मुश्किल से दिल्ली में स्कूल ठीक किए हम लोगों ने, उनका क्या होगा? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सत्ता आई तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मुझे चिंता है अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों का इलाज का क्या होगा? वो इलाज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इलाज कराने कहाँ जाएंगे? अगर हम हार गए तो जो महिलाएं बस में फ्री यात्रा करती हैं, उन महिलाओं के बजट का क्या होगा? दिल्ली के अंदर महंगाई, आज एक एक परिवार में मान के चलो 2 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो 10,000 रुपये तो फीस के बच गए, 5,000 रुपये महीने के इलाज के दवाइयों के बच गए, 2,000 रुपये बस के बच गए, मिला के 18 से 20,000 रुपये का हर परिवार की बचत हो रही है। परिवारों का बजट का क्या होगा? केजरीवाल छोटी सी चीज़ है, केजरीवाल हार गया तो केजरीवाल का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को चिंता ये रहती है जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हमने 10 साल में बड़ी मेहनत से दिल्ली को संवारा है, हमारी दिल्ली का क्या होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं, अब वो केजरीवाल बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटा आदमी जो एक प्रचार था, वो नहीं रहे क्या केजरीवाल? अगर 45 करोड़ का शीश महल बनेगा अरविंद केजरीवाल जी, तो आम आदमी के तो घर में 5-6 करोड़ के पर्दे होते नहीं। ये एक परसेप्शन लॉस है क्या? मैं ये बहुत ईमानदारी से आपसे पूछना, मैं भी बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ। ये 45 करोड़ की फिगर आई कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का एक रिपोर्ट है। नहीं, वो तो पीडब्ल्यूडी का तो फोटोशॉप करके मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी का दे दूंगा मोदी जी का। एक मिनट, इन्होंने बहुत दिन तक, हम चुनाव लड़ते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर, नाली, लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। बहुत दिन तक इन्होंने चलाया शीश महल से, हमने जवाब नहीं दिया। हम उसमें फिर एक दिन सौरभ ने कहा और संजय सिंह ने कहा कि खोल दो शीश महल, सबको देख लेने दो। अंदर जब मैं जेल गया तो मैंने गीता बहुत पढ़ी और एक चीज़ सीखी कि कोई भी निर्णय भय और लालच से नहीं करना चाहिए। मैं कोई निर्णय करता हूँ और मन में डर होता है, वो निर्णय गलत है, या लालच होता है, वो निर्णय गलत है। निस्वार्थ भाव से निर्णय लेना चाहिए और दूसरी चीज़, अहंकार नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को ख़त्म कर देती है। बड़े बड़े रावण को भी और दुर्योधन को भी अहंकार ने ख़त्म कर दिया। वो जो साइन करना और शीट पे लिखना, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसमें आ जाता है हम तो जीत रहे हैं जी, हमारी तो इतनी सीट, अरे जिताने वाले भी यही हैं और हराने वाले भी यही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो जनता में जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, मेरे को ये लगता है कि हमारे को बहुमत मिलना चाहिए, यही लोग देंगे बहुमत, अच्छा बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। बाकी ये भगवान है, ये जनता जनार्दन है। अच्छा अरविंद जी, इस बार नई दिल्ली सीट थोड़ी सी ट्रिकी है ना? बिल्कुल, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। संदीप दीक्षित है और मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें वो। जब वो दोनों हार जाएं
तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो लेकिन प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो लिख कर दे दिया बाकायदा आपके स्टाइल में कि 20,000 वोटों से आप हारेंगे इस बार। कहने दीजिए उनको, जिताने वाले भी यही हैं, हराने वाले भी यही हैं। तो आप काउंसलर का टिकट देंगे? बिल्कुल। एक कोई सवाल पूछना चाहता है ऑडियंस? हाँ। 2013 का चुनाव हमने देखा, तब आप नई नई राजनीति में आए थे। उस समय आपका एक अलग ऑरा, एक अलग एग्रेशन से चुनाव लड़ रहे थे। 2015 का चुनाव हमने देखा और 2020 का चुनाव देखा। अब 2025 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आपका एटीट्यूड, आपका एग्रेशन बाकी दो चुनाव से बदला हुआ दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी की कैंपेन चल रही है, शायद आपकी ही विधानसभा में जिस तरह से आरोप लगे कि पैसे बांटे गए, सारी चीज़ें हुई, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए एग्रेशन है, या चुनाव इस बार टफ है इसलिए एग्रेशन है? नहीं, Good question. You are a good question. नहीं, बात केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना नहीं है। जनतंत्र को भी तो बचाना है ना। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का इस देश के जनतंत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्हें किस लिए याद किया जाएगा? 2 चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब एमएलए खरीदना या दूसरी पार्टियों को तोड़ना गंदा माना जाता था। लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो था ना भजन लाल जी के टाइम पे, आया राम गया राम। तो लोग शायद कहते थे नहीं ये गंदा आदमी है, इसने ये एमएलए खरीदता है। पिछले 10 साल में उसको इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। कहते हैं चाणक्य नीति है, मास्टर स्ट्रोक है। सरकारें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, सरकारें गिराना, ये कहते हैं चाणक्य नीति। अरे इससे वाह मोदी जी, वाह वाह। ज़्यादा गंदी बात नहीं है राजनीति के अंदर। जनता ने जिसको चुन के भेजा, आप उसको ईडी के डर से, इसके डर से या करोड़ों रुपया खर्च करके अगर अब तोड़ के अपनी पार्टी में ले आओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खराब है। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी राजनीति में आए थे। दूसरी नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस बार, एक इसको नॉर्मलाइज कर दिया। बहुत खतरनाक है देश के लिए। इसे हमें दोबारा देश को खड़ा करना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी 140 करोड़ लोगों की कि एमएलए खरीदना और एमएलए तोड़ना और पार्टियां तोड़ना और सरकारें गिराना, इससे नीच हरकत राजनीति के अंदर नहीं हो सकती। 1 मिनट। दूसरा, इस बार इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। अभी तक हम सुनते थे कि चुनाव की पहले वाली रात कत्ल की रात है, पैसे बंटते थे, हर जगह पैसे बंटते थे कि नहीं बंटते थे। इस बार 1 महीने पहले से बंटने लग गए हैं, खुलेआम बंट रहे हैं। चादरें बंट रही हैं, जूते बंट रहे हैं, साड़ियां बंट रही हैं, सोने की चेन बंट रही है। ये चल क्या रहा है? अब इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे कि खरीदो वोट खरीदना सही है। कहां जा रहा है हमारा देश? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अब वही तो कह रही हूँ मैं, वो स्टेक पर है क्या सर? क्योंकि दिल्ली की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें, ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ। और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोलूँ 15 लाख दूंगा और ना दूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2 करोड़ दूंगा और ना दूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2022 तक पक्के मकान बना दूंगा और ना दूँ। मैंने 3 वादे किए थे 2020 में। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। उसका कारण था, पहले जैसे हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी और मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल कोरोना में बीत गए। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने फर्जी केस में जेल हमारी पूरी टीम बिखर गई है। एक बार पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया, फिर मनोज सिसोदिया जी को जेल भेज दिया, फिर मेरे को जेल भेज दिया। ये पूरा 2 साल जो है हमारा एक डिस्टर्ब हो गया। अब हम इन पचड़ों से निपट चुके हैं, हम सबको बेल मिल गई है। अगले 5 साल में ये तीनों वादे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली का मैंने सपना देखा है, उस सपने का एक हिस्सा है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें अलग लेवल की होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर पानी का शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर में 15 दिन पहले मैं इनॉग्रेशन करके आया हूँ। वहाँ लोगों को 24 घंटे पानी सीधे नल से साफ़ पानी आना शुरू हो गया है। अब ये पूरे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया, पूरे दिल्ली में फैलेगा।